हेलो एंड वेलकम्स टू इंग्लिश डीएनए। आज अपन इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे दो सब्जेक्ट्स का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एसएससी जेई वर्सेस राजस्थान जेई डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए। ठीक है, अभी तक अपन टोटल 5 सब्जेक्ट का एनालिसिस कर चुके हैं और इस वीडियो में 2 का और कर देंगे। ठीक है, तो अपनी एनालिसिस में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वेटेज देखते हैं। एसएससी जेई में तो कितना वेटेज रहता है सब्जेक्ट का, और राजस्थान जेई डिग्री और डिप्लोमा में अलग अलग कितना कितना रहता है। ठीक है, देखो जो भी वेटेज मैं आपको बता रहा हूं दोनों सब्जेक्ट का मिला के बता रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एसएससी का जो सिलेबस है उसके अंदर नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए क्या है कि दोनों को एक साथ ही लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनका एनालिसिस भी एक साथ ही करेंगे क्योंकि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में 1-2 टॉपिक ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगर आप दोनों को मिला के देखते हो तो एसएससी जेई के अंदर अभी के टाइम यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, अभी की टाइम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब पेपर ऑनलाइन हो रहे पिछले 3-4 साल से, जब इसका वेटेज जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। पहले जो है इसके क्वेश्चंस कम पूछे जाते थे, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे जब पेपर ऑफलाइन होता था। ठीक है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, अभी पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों के मिला के। अब बात कर लेते हैं राजस्थान जेई की। राजस्थान जेई की बात करो आप, अगर डिग्री की बात करते हो यहाँ पे, तो डिग्री के अंदर लगभग यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2016 वाले पेपर में, एक पेपर में शायद 8 पूछे थे, एक में 9 पूछे थे। और अगर आप डिप्लोमा की बात करते हो तो डिप्लोमा में इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है डिग्री से, और यहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि डिप्लोमा में सब्जेक्ट जो है कम है, टोटल 7 ही सब्जेक्ट है ना। तो ये तो बात हो गई अपने वेटेज की। अब बात कर लेते हैं सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हैं। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में जो सिलेबस लिखा ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इन्होंने यहाँ पे बहुत कम टॉपिक्स लिखे हैं, और अगर आप आईएएस और गेट की तैयारी पहले कर चुके हैं या फिर वो नोट्स पढ़ रहे हो तो वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स दोनों ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आप एसएससी जेई और राजस्थान जेई के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो मैक्सिमम जो है दोनों को सब्जेक्ट को 3 दिन देने की जरूरी है। और अगर आप गेट या आईएएस के हिसाब से चलते हो ना, कम से कम आपको 15 दिन चाहिए। ठीक है, तो इस एनालिसिस में अपन जो है इसको इतना ज्यादा शॉर्ट कर देंगे ना, आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड बता दूंगा कि ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है और इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अगर राजस्थान जेई और एसएससी जेई की तैयारी करो और नोट्स ले रखे आईएएस के, ठीक है, तो समझ लो आपके कम से कम 7 से 10 दिन जो है उनको पढ़ने में वेस्ट हो जाएंगे और वो कोई काम भी नहीं आएंगे। आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको सिलेक्शन चाहिए कम टाइम के अंदर, कम पढ़ के। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अपना एनालिसिस का जो मेन पर्पज है ना, यही है कि मैं पिन पॉइंटेड आपको बता दूंगा। देखो, पहला टॉपिक कौन सा लिखा हुआ है, पहले मैं कॉमन सिलेबस की बात कर लेता हूं। जो कॉमन टॉपिक्स है, चाहे आप डिप्लोमा के हो, चाहे आप डिग्री के हो, चाहे एसएससी हो, राजस्थान जेई, ये 7 जो टॉपिक है ना सबके है। ठीक है, और जो अलग है वो बाद में बात करेंगे। देखो, पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को अगर आप इस टर्म के ऊपर जाते हो तो आपको क्या लग रहा है कि जितने भी मटेरियल होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उन सबकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम तो दिया कुछ और चैप्टर कोई और ही है। अब देखो, मैं बताता हूं, अगर आपने आईएएस गेट की तैयारी करी है या फिर वो नोट्स है ना, तो पहला आप चैप्टर 1 देखिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाते हैं वहां पे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वही वाला चैप्टर है ये। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला जो चैप्टर ना, इसी का इन्होंने नाम चेंज कर दिया, टॉपिक वो के वही है भाई सारे। ठीक है, इन्होंने तो इतना ही लिखा है भाई सिलेबस के अंदर। क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आप टॉपिक गिनना चाहो ना बुक में, तो कम से कम आपको 50 टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है ना लगभग 8 टॉपिक में से पूछे जाते हैं, और वो भी इस चैप्टर में से। ठीक है, तो अब देखो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाले चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं, और जो टॉपिक है ना उसके अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है ना अकेले इसी टॉपिक में से पूछे जाएंगे, जिनके अंदर 3 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे और 1 फॉर्मूला होएगा लगभग, और 1 होएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फॉर्मूला, न्यूमेरिकल और 3 क्वेश्चन थ्योरी के बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है माइल्ड स्टील के बारे में। ठीक है, माइल्ड स्टील के बारे में क्या पढ़ना भाई, कि माइल्ड स्टील ही आप जो है मटेरियल क्यों यूज करते हो। ठीक है, आप कॉपर भी यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो ना आरसीसी के अंदर, लेकिन आप माइल्ड स्टील क्यों यूज करते हो, इसके 3-4 रीजन होते हैं, तो वो रीजन आपको पढ़ने हैं, क्या क्या रीजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो कर्व होता है ना, ऐसे करके कुछ, ठीक है, वो ऐसे करके जो कर्व होता है ना, उसके बारे में पढ़ना भाई।
उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इस कर्व में से पूछा जाएगा। अब आप सोच रहे यार तो स्टील स्ट्रक्चर्स का पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्यों? ये भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन में से इस चैप्टर में, ठीक है। अगला जो टॉपिक देखो क्या है, अगला टॉपिक आपका माइल्ड स्टील के पास में आ जाता है स्ट्रेस, ठीक है। आपको स्ट्रेस के अंदर क्या क्या पढ़ना है इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना आप पढ़ने बैठोगे तो ज़्यादा पढ़ सकते हो। स्ट्रेस के अंदर आपको पहले तो डायरेक्ट जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं ना वो पढ़ने हैं, उसके बाद में शियर स्ट्रेस पढ़ने हैं। 2 तरीके के स्ट्रेस पढ़ने हैं। उनमें क्या पढ़ना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। तो ये अच्छे से फील ले लेना कि स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा। उसके बाद में जो स्ट्रेस होते हैं उनके क्या होते हैं, कुछ डायग्राम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर्व होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस के, और इस तरीके से शियर स्ट्रेस के। तो अलग अलग शेप के लिए, ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए आपको ये पता करना है कि उसके स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम कैसे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी टाइप के स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन होते हैं ना उनके स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आपको पता होने चाहिए। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दे देगा कि रेक्टेंगल का जो शियर स्ट्रेस होता है कहाँ पे मैक्सिमम होता है, समझ गए ना बात। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन में ओनली थ्योरेटिकल पढ़ना है, न्यूमेरिकल ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 2 टॉपिक, कौन से, एक तो हो गया माइल्ड स्टील और एक हो गया आपके पास में स्ट्रेस। अब देखो भाई स्ट्रेस की बात आ गई तो स्ट्रेस के ऊपर एक फॉर्मूला और बनता है, किसके ऊपर, एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। कौन सा, एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का एक थोड़ा सा छोटा सा जो है डेरिवेशन है, और उसके बाद में एक फॉर्मूला निकल के आता है, और उसका जो है एक कुछ इस तरीके से करके आपके पास में जो है कर्व भी होता है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस को ना अच्छे से पढ़ना भाई। आजकल एसएससी क्या कर रही है, इसका जो फॉर्मूला ना उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ रही है, न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से, ठीक है। तो वो वाला जो न्यूमेरिकल है ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और वो डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है, एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में रिलेशनशिप वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पास में स्ट्रेस की यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो इसके बाद कुछ छोटी छोटी टर्म आ जाती है जिनके ऊपर उनकी डेफिनेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए उनका मतलब क्या होता है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी टर्म है वो। पहली टर्म आपके पास में आ जाती है प्रूफ स्ट्रेस की। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, ये तो एसएससी का फेवरेट है भाई, यहाँ से तो वो पूछता है। उसके बाद में 3 टर्म आ जाती है, एक तो इलास्टिसिटी, एक आ जाती है प्लास्टिसिटी, और एक आ जाती है रिजिडिटी, ठीक है। तो इनके क्या है, एक तो आपको ये पढ़ना है कि इनका मतलब क्या होता है, और एक होता है इनका कर्व भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो वो ग्राफ आपको पढ़ने हैं इन तीनों के। इस इलास्टिसिटी को आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, और उसके अंदर आपको एक चीज और पढ़नी है, हुक्स लॉ, ठीक है। ये तो नाम सबने सुना होगा, बहुत फेमस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है। सबसे अच्छा टॉपिक है ये। हुक्स लॉ को आपको भाई बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इसकी डेफिनेशन से पूछा जाएगा कि हुक्स लॉ होता क्या है, या फिर उस डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा घुमा के आपको न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको हुक्स लॉ भी पढ़ना है इलास्टिसिटी के साथ में। अब देखो 2-3 और टर्म है, उनको भी बता देता हूँ। वो क्या है, एक आपने सुना होगा रेजिलियंस, और एक सुना होगा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ये जिस चीज के मॉड्यूलस लगा हुआ ना वो एग्जाम में पूछता क्या है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आपको क्या पूछेगा, रेजिलियंस में तो क्या होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है या फोर्स होता है, या फिर आपके पास स्ट्रेन होती है या स्ट्रेन होती है, और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस में क्या होता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन जो है अच्छे से पढ़नी है, किसकी, रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांस पूरे होते हैं, और क्वेश्चन जो है आजकल एसएससी यहाँ से पूछता ही है, या तो रेजिलियंस पूछेगा या फिर टफनेस एंड मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। तो 4 टर्म होगी ना, रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, टफनेस और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो इन 4 टर्म को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपके पास में आ जाता है क्रीप, ठीक है। अगली टर्म कौन सी है, क्रीप। क्रीप के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना, और क्रीप जो है किस तरीके से इफेक्ट करती है मटेरियल को, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। उन फैक्टर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा के यहाँ से पूछ लेता है। क्रीप की तरह ही आपके पास में एक और सुना होगा आपने, फटीग, ठीक है। क्या, ये वाला, ये जो है क्रीप के साथ ही पढ़ाया जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे जो है 1-2 डेटा भी है, ठीक है। कौन से, फटीग के बाद में एक टर्म आती है एंडोरेंस लिमिट। उस एंडोरेंस लिमिट के जो है अलग अलग मटेरियल की अलग अलग लिमिट होती है, और वो एसएससी वहाँ से डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सा, एंडोरेंस लिमिट की आपको लिमिट याद करनी है कि कॉपर की कितनी होती है, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, और माइल्ड स्टील की कितनी होती है। तो ये लिमिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब एक बात हो, अगर तुम फ्रेशर हो, इन्होंने तो भाई इतना ही लिख के दिया है, और यहाँ पे देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है भाई एनालिसिस के अंदर, आपको आसान हो जाएगा। अगर आप आईएएस गेट के नोट्स पढ़ोगे ना
तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने 3 पेज में दिए जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल। एक बड़ा सा न्यूमेरिकल आएगा और 3 लाइन थ्योरी की आएगी, और आप जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में थ्योरी मिलेगी आपको, तब भी समझ में आएगी। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, नोट्स जो है IAS गेट के बिल्कुल नहीं ले लें भाई यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आप जितना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, उतने में तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लोगे JEE लेवल से, ठीक है। तो अपना पहला जो टॉपिक है वो तो यहाँ पे कवर हो गया। अब बात करते हैं अपन दूसरे टॉपिक की, ठीक है। पहला ही टॉपिक सबसे बड़ा था, इसलिए थोड़ा ज्यादा डेप्थ में बता दिया, क्योंकि यहाँ पे वेटेज सबसे ज्यादा है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। अगला टॉपिक आपके पास में है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। सोम का नाम तो इसी के लिए जाना जाता है ना भाई, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अगर आप इसको पढ़ने लगोगे ना तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन आपको कितना पढ़ना बता देता हूँ पहले ही। सबसे पहले क्या होता है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और आपके पास में लोड, ठीक है। 3 चीजें होती है, कौन, लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। इन तीनों का एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, और उसके बाद में इन तीनों में जो है एक रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। वो जो रिलेशन होते हैं ना, 2 रिलेशन यहाँ से आपको निकल के आएंगे इनके बीच में, तीनों के बीच में। उन रिलेशन से आपके पास में एक क्वेश्चन जो है SSC न्यूमेरिकल पूछता है भाई, एकदम पिन पॉइंटेड है कि वो जो 2 रिलेशन है ना, वहां से आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो पहली चीज तो पढ़नी है ये। इसके साथ में आपको और क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई शियर फोर्स तो क्या होता है, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और किसी भी बीम का शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट लोड के साथ कैसे निकाला जाता है। पहला तो ये पता होना चाहिए, लेकिन ये पता होने से काम नहीं चलता। यहाँ पे आपको जो है 10-12 जो लोड है स्टैंडर्ड, और उनके जो अलग अलग तरीके की बीम होती है, ठीक है, कंटिन्यूस बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड बीम, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ में उनके जो है फॉर्मूले सीधे रट लेने हैं। वहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ड्राइव कर तो सकते हो, ईजी होते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप रट लेना, क्योंकि SSC और JEE लेवल पे सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। और उनके जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, उस पर भी क्वेश्चन बनता है कि जो UVL होता है, ठीक है, UVL की तो कैसा शियर फोर्स बनेगा, बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, UDL का कैसा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कैंटिलीवर बीम है उसका कैसा बनेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ो चाहे शॉर्ट में पढ़ो, और उसके बाद में जो है उन सब के जो शेप और उनके बेंडिंग मोमेंट और उनके जो फॉर्मूले हैं उनको अलग पेज में लिख के चिपका लेना है। उसके बाद कभी भी डिटेल में नोट्स नहीं पढ़ने, क्योंकि डिटेल में पढ़ने का मतलब ही नहीं है, आपको यार निकालना तो वहाँ पे है ही नहीं ना, तो फिर प्रैक्टिस काहे को करनी भाई, सिंपल सी बात है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बोला हूँ ज्ञानी बाबा बन जाओगे, लेकिन हो सकता है आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पे सोल्व तो कर नहीं पाओगे, और रट्टे हुए आपके है नहीं, आप तो ज्ञान लेके आए हो, तो 100% क्वेश्चन तो गया आपका। तो बस यही फर्क होता है JEE लेवल में और IAS गेट में, वो काम तो यहाँ पे होएगा ही नहीं। एक बार वापस अलर्ट कर दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट के अंदर 10-15 दिन दे देते हैं, ये 2 दिन का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो तीसरा टॉपिक आपको लिखा मूवमेंट ऑफ एरिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ एरिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ज्यादा नहीं घुसना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या, मूवमेंट ऑफ एरिया तो क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, कोई भी छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेना, उसका सीख लेना। और एक जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, पहली बात तो ये हुई। अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 होती है थ्योरम, ठीक है, तो वो दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, उनका मतलब क्या होता है। एक चीज हो गई ये, इसके साथ ही आपको क्या कुछ स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन होते हैं, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट एरिया पता होना चाहिए। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका सर्किल है, इनके फॉर्मूले से सीधे सीधे रट लेने हैं, एक पेज में लिख लेने हैं। आपको जो है सारे के सारे ड्राइव करके सीखने नहीं है। अगर आपको नहीं आते ना तब भी नहीं सीखने, आपको सीधा का सीधा रट लेना इनके फॉर्मूले, क्योंकि वहाँ पे जो है एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एक पेज का टॉपिक है। कभी कभार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, आजकल तो नहीं पूछा जाता, पहले पूछते थे, ठीक है, यहाँ से। अब देखो उसके बाद में क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के अंदर आपको सिर्फ 2 ही पेज पढ़ने भाई। अलग अलग क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम तो कैसा बनता है, और शियर स्ट्रेस डायग्राम जो आपके पास में कैसा बनता है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। एक चीज इन्होंने यहाँ पे भाई लिख के नहीं दी है, लेकिन वो भी आपको पढ़नी है, क्या, शियर सेंटर। शियर सेंटर जो है आपको पढ़ना है, इसी के साथ में इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन SSC में क्वेश्चन पूछा जाता है। शियर सेंटर के स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो आपको क्या करना, बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले और उसके जितने भी डायग्राम होते हैं स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन के, और शियर स्ट्रेस के जो फॉर्मूले हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये चीज आपको जो है 2 पेज में कंप्लीट कर लेनी है भाई, और अलग से चिपका लेनी है दीवार के ऊपर सीधे सीधे फॉर्मूले, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद देखो इन्होंने कॉलम भी दिया भाई। कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, इन्होंने जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों लोड के लिए दिया कॉलम, ठीक है। तो कॉलम के अंदर आपको एक तो जो रेनकाइन थ्योरी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, और एक जो है यूलर्स थ्योरी होती है, ठीक है।
अब तुम ये मत सोचना यार सॉइल मैकेनिक्स की क्या बता दी है, ये कॉलम के अंदर होती है, दोनों सेम टू सेम नाम। ये दोनों की दोनों थ्योरी पढ़नी है और जो न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर ही। तो वो न्यूमेरिकल के ऊपर दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले, एक रेनकाइन का है और एक यूलर्स का है, वो दोनों फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। उसके साथ ही ये क्या पूछता ना, जैसे मान लो ये एक कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे ई सेंट्रिसिटी के ऊपर लोड लग रहा है, तो बताओ कि इस वाले जो फाइबर है इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर किस तरीके का लोड आएगा, ठीक है। आप कंप्रेसिव आएगा, टेंसाइल आएगा, उसके जो फॉर्मूले के कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, जैसे P/A थोड़ा सा बता देता हूँ, जिनको पहले से पढ़ा हुआ उनको रिकॉल हो जाएगा, और P/E/M ऐसे करके ना कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले बनते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं लोड की पोजीशन के हिसाब से। वो फॉर्मूले ये डायरेक्ट देते हैं 4 ऑप्शन, ठीक है, आपको दे देगा कि पॉजिटिव एक्स के अंदर इतनी सेंट्रिसिटी के ऊपर इतना लोड लगा हुआ है, और बताओ उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, ठीक है। तो उसका जो कॉम्बिनेशन वाली जो चीज़ है ना, वो आपको कॉलम में सीख के जानी है। वो आप कैसे छोड़ सकते हो, आप क्या करोगे, कॉलम पढ़ोगे, यूलर्स थ्योरी पढ़ लोगे, रेनकाइन थ्योरी पढ़ लोगे, और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे नोट्स के अंदर, तो आपको लगेगा यार बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो इसी के ऊपर बनते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन सोल्व नहीं करना आपको, बस इतना से सीखना है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस का क्या सिस्टम है, बस वही सीखना है। यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन बनेगा आपके कॉलम पे। अब देखो टॉर्जन आपको सिर्फ सर्कुलर सेक्शन का पढ़ना भाई, इन्होंने अच्छे से मेंशन किया है, और मैंने क्वेश्चन भी देखे थे। टॉर्जन सिर्फ सर्कुलर सेक्शन के ऊपर पूछता है, और टॉर्जन के जो है 6-7 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो 6-7 फॉर्मूले आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से टॉर्जन वाले, बस सिंपल सा है। टॉर्जन तो आधे पेज का भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने 3 और पॉइंट लिखे जो आरसीसी के, ठीक है, वो यहाँ पे पढ़ने भी नहीं आपको। कौन कौन से, एक लिखा है रिटेनिंग वॉल, एक लिखा है डैम और चिमनी। यार आरसीसी के टॉपिक यहाँ पे कैसे लिख दिए, सोचने की बात तो ये ना, बताओ कैसे लिख दिए। देखो डैम में, चिमनी में और रिटेनिंग वॉल में फोर्सेज होते हैं। जैसे मैं बात करूँ टैंक की, टैंक में आपने एक जो है मेरिडोनल स्ट्रेस और जो है हूप स्ट्रेस का नाम सुना होगा ना, इस तरीके से इनके अंदर क्या है, कुछ फोर्सेज होते हैं, उनकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होते हैं, और उन स्ट्रेस के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं 4-5, ठीक है। तीनों ही टॉपिक के मिला के 4-5 फॉर्मूले होते हैं, कभी पूछे तो नहीं जाते, बस नाम लिख दिए इन्होंने, तो टेंशन लेना नहीं। अगर वो फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं तब तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं दे दूंगा, और नहीं तो इनको छोड़ भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आज तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है ईएस के अंदर यहाँ से उन 3-4 फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बनते हैं, क्या पता तुम्हारी किस्मत खराब हो रही है, पूछ ले, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई कॉमन टॉपिक्स की। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपके इस सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किए गए, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एसएससी जेई में और राजस्थान जेई में। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जिनकी बात करेंगे। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा है भाई, जो इन्होंने नहीं लिखे, लेकिन एसएससी क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। पहले तो वो 2 बता देता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं थोड़ी सी। पहला है आपके पास में स्प्रिंग, ठीक है, आपको स्प्रिंग पढ़ के जानी है, और दूसरा है वाइब्रेशन, ठीक है। आजकल एसएससी है जो वाइब्रेशन से क्वेश्चन पूछने लग गया भाई, पिछले 2 साल से वाइब्रेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं और स्प्रिंग पे भी आ रहे हैं। पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग होती है, बहुत सारी स्प्रिंग होती है, और उनके सबके एक फॉर्मूला होता है। एसएससी क्या करता है, एक स्प्रिंग का नाम देगा और आपको उसका फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का सीधा सीधा जो है ऑप्शन में दे देगा। 4 ऑप्शन में 4 फॉर्मूले दे देगा, पूछ लेगा कि इस स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो स्प्रिंग में ज़्यादा तो घुसना मत, स्प्रिंग का मतलब पता होना चाहिए, कौन सी स्प्रिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, और उसके साथ में उसके डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात होगी स्प्रिंग की। वाइब्रेशन के अंदर क्या है यार, ये वाइब्रेशन वैसे तो मैकेनिकल का टॉपिक है, लेकिन एसएससी ने अभी तक जो क्वेश्चन पूछे ना वो आपके गुप्ता एंड गुप्ता में, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गुप्ता एंड गुप्ता के अंदर। क्या है, आईएएस और गेट वाले क्वेश्चन है ना, वहाँ पे 7-8 क्वेश्चन वाइब्रेशन के हैं, ठीक है, उन्हीं में से है ना उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे। तो वाइब्रेशन जो है अगर आप पढ़ना चाहो तो लगभग 2 पेज की वाइब्रेशन की थ्योरी है, ठीक है, अलग अलग वाइब्रेशन होता है, ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह वो पढ़ लेना, और जो गुप्ता एंड गुप्ता के 7-8 क्वेश्चन आना ये लगा लेना, बाकी तो वाइब्रेशन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। और अगर थ्योरी नहीं पढ़ना चाहो तो मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ भाई, अभी तक तो क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में से आए, और आप क्या करना भाई, सीधा सीधा जो 7-8 क्वेश्चन है ना उनके आंसर को रट लेना, किस्मत अच्छी होगी तो आ जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तो बात होगी वो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक की। अब देखो भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के उन चैप्टर्स की जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हर नोट्स में वो मिल जाएंगे आईएएस और गेट के, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस वाला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस वाला जो चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, मोर सर्किल वाला जो चैप्टर होता है ना वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है वो आपके पास में थ्योरीज ऑफ फेलियर,
थ्योरीज ऑफ फेलियर आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कभी कभार किसी किसी जेईई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, वो लोग यहाँ पे जो है 10 लाइन के अंदर पढ़ सकते हैं सारी की सारी थ्योरीज को, ठीक है, कि कौन सी थ्योरी किस तरीके के मटेरियल के लिए बेस्ट होती है। जैसे इलास्टिक मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी बेस्ट है और प्लास्टिक के लिए कौन सी, बस यही एक जो है फेमस क्वेश्चन है। बस इतना सा देख लेना कि इलास्टिक के लिए कौन सी बेस्ट है और प्लास्टिक के लिए कौन सी बेस्ट है। और अगर थोड़ा सा और जाना चाहो तो हर थ्योरी का क्या होता है ना कि एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जैसे सिग्मा वाई किसी में निकालना है, ठीक है, तो 0.66 FY ऐसे करके छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल एक एक लाइन के जो फॉर्मूले होते हैं ना, बस वही देखने, ज़्यादा डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। थ्योरीज के नाम याद रखने हैं और जो कौन सी थ्योरी कौन से मटेरियल के लिए बेस्ट होती है, ये छोटा सा फॉर्मूला ये देख सकते हो चाहो तो। वैसे आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, तीसरा चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ वो है सिलेंडर और स्पीयर, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ना वो आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ भाई। अब अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना है, सिलेंडर और स्पीयर के, ठीक है, जो हुप स्ट्रेस और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होते हैं ना, उनके जो दो दो फॉर्मूले होते हैं दोनों के, बस वो 4 फॉर्मूले पढ़ के चल जाना, रट के चल जाना। जो होते हैं ना PT/2D करके ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं, वो बस फॉर्मूले जो 4 है ना उनको रट लेना, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये 3 ऐसे चैप्टर है जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में छोड़ सकते हो, आपके सिलेबस में नहीं लिखे हुए। और अगर पढ़ना भी चाहो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि सिलेबस में तो लिखे हुए भी नहीं है। तो भाई ये तो अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के SSC के तो सिर्फ 2 टॉपिक लिखे हुए हैं और राजस्थान जेईई में थोड़े से ज़्यादा टॉपिक है। देखो पहले SSC की बात कर लेते भाई। SSC के अंदर इन्होंने 2 टॉपिक लिखे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। पहला जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेसी का है, ठीक है, काइनेमेटिक और स्टैटिक वाला, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना ये इन्होंने लिखा है, लेकिन एक इन्होंने नाम लिखा है सिर्फ बीम के लिए, ठीक है। तो आपको जो काइनेमेटिक और स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी देखनी है ना वो सिर्फ बीम की देखनी है, ठीक है। आपको ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में, ज़्यादातर बुक्स में और ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि आपको डिटर्मिनेसी पूरी पढ़नी है, मतलब वो आपको फ्रेम की भी बताएंगे, ठीक है। अगर आप चाहो ना तो फ्रेम की छोड़ सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्होंने तो सिर्फ बीम लिखा है, लेकिन आप फ्रेम के जो बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं ना, सिर्फ आपको उतने ही पढ़ने हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी तो आपको फॉर्मूले से आराम से सोल्व हो जाएगी, लेकिन काइनेमेटिक अगर इनडिटर्मिनेसी में आप घुस गए और ज़्यादा घुस गए पोर्टल वोर्टल के अंदर, तो जो लोड की डायरेक्शन चेंज करते आपके वो फॉर्मूले काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। और IAS में जो है थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप IAS के काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी के क्वेश्चन लगाना चालू कर दिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले यहाँ पे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस डेप्थ तक नहीं जाना, नहीं तो 2-3 दिन खराब हो जाएंगे डिटर्मिनेसी में। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि यार डिटर्मिनेसी तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं पक्का पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ, आपको सिर्फ बीम की पढ़नी है और फ्रेम के जो फॉर्मूले से सीधे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बस उतने ही करने हैं, ठीक है। ज़्यादा मत घुसना, एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, वह आपके फंसा हुआ है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछता है SSC यहाँ से, ठीक है। कभी कभार एक पूछ लेता है, वो भी बीम का, ठीक है। ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनडिटर्मिनेसी ना बहुत बड़ी है भाई, और आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे मुझे पक्का पता है, ठीक है। इन्होंने एक और जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर लिखा है, लेकिन वो जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही टॉपिक है, वो है आपके पास में स्लोप डिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत सारे लोग इतनी देर से सोच रहे हैं यार स्लोप डिफ्लेक्शन का नाम नहीं लिया भाई, ये जो लिखा हुआ तो है, लेकिन स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इन्होंने लिखा है, ठीक है। देखो स्लोप डिफ्लेक्शन के अंदर आपको जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको क्या करना है ना, जितने भी मेथड्स होते हैं, जैसे आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड है, मैकाले मेथड है, एरिया मूवमेंट मेथड है, कॉन्जुगेट बीम मेथड है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी मेथड होते हैं ना, उनका बेसिक नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से जो है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन उनकी थ्योरी में से पूछ लेता है, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड में से, इस तरीके से। तो वो आपको जो है सारे के सारे मेथड्स की थ्योरी पढ़नी है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर बड़े बड़े न्यूमेरिकल बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड लोड, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड और स्टैंडर्ड जो बीम और फ्रेम के स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनके ऊपर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, किसके, स्लोप के और डिफ्लेक्शन के, उनकी एक पूरी लिस्ट बनानी है। 15 एक फॉर्मूले होंगे स्लोप के और 15 डिफ्लेक्शन के, ठीक है। वो सारे के सारों को डायरेक्ट रट लेना है। एक क्वेश्चन है ना स्लोप डिफ्लेक्शन में से एक फॉर्मूला हर बार SSC पूछता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक कैंटिलीवर है और इस पे यहाँ पे पॉइंट लोड लगा दिया, तो वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इस एंड पे स्लोप तो कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा। समझ गए ना मेरी बात को, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ये आप ड्राइव करने बैठ जाओगे तो सोचो कितना लंबा हो गया,
लेकिन वो तो पूछेगा भाई, ठीक है, और वो चाहता है कि तुम रट के जाओ इसको। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, इस तरीके से 10-15 फॉर्मूले होंगे आपके पास में, ठीक है, स्लोप के, 10-15 डिफ्लेक्शन के, उनको सीधा का सीधा रट लेना। मैं गारंटी देता हूं तुमको 1 नंबर है ना डायरेक्ट मिल जाएगा 1 सेकंड के अंदर अंदर, नहीं तो आप पागल हो जाओगे इनको सॉल्व करने के अंदर, ठीक है। तो ये बात होगी स्लोप डिफ्लेक्शन की, लेकिन ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये तो आपकी बात है भाई डिटर्मिनेंट बीम की, वो जो फॉर्मूले आप रटते हो ना वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बड़े चालाक है भाई, इन्होंने नाम दिया सिर्फ स्लोप डिफ्लेक्शन, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन ये इनडिटर्मिनेंट के जो मेथड होते हैं ना, आपने सुने होंगे SDM और MDM, ठीक है। ये जो मेथड है, और एक आपने एनर्जी वाला मेथड भी सुना होगा, एक जो आपने पॉइंट लोड वाला भी सुना होगा, डिफ्लेक्शन वाला भी सुना होगा। वो जो मेथड्स होते हैं ना, बेटीज थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम, आपको उनका बेसिक पता होना चाहिए। आपको सारे के सारे मेथड्स का बेसिक पढ़ के जाना है, ठीक है। वो इनडिटर्मिनेंट के है, इन्होंने सिलेबस में नहीं लिखे, लेकिन वो एक क्वेश्चन इनका फेमस है। वो क्या है, वो आपको फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। कुछ मेथड तो फोर्स मेथड की कैटेगरी के होते हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट के, तो वो उनका डायरेक्ट नाम देता है। फॉर एग्जांपल कानीज मेथड फोर्स मेथड है या डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो लिस्ट होती है ना, वो लिस्ट आपको रट लेनी है कि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस, ये मेथड्स होते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में है, कौन सा तो फोर्स का है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट का है, एक तो वो पक्का रटना है आपको, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या करना है, SDM, MDM, मैक्सवेल, बेटीज और वो जो थ्योरम होती है ना, उनका थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इतना काम आपको कर लेना है, उसके बाद आपका SSC का तो गेम हो जाएगा ओवर, ठीक है। अब राजस्थान JEE डिप्लोमा का भी यहाँ पे गेम ओवर हो जाता है। डिग्री वालों के लिए इसी सिलेबस को उन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, डिटेल के अंदर लिखा है, ठीक है। सिलेबस ये का यही है जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये SDM, MDM, ये इन्होंने क्या है डिग्री में लिख दिए। तो आपको लगेगा कि यार थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो क्या है राजस्थान JEE डिग्री में तो है, लेकिन SSC में नहीं है। फर्क इतना सा भाई, उन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो ये है कि आपके पास में राजस्थान JEE डिग्री में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो उन्होंने किस तरीके से लिखा, उनके नाम बता देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये SSC में भी है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है कहीं आप सोचो राजस्थान JEE में तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जितना उसमें है उतना ही है। देखो टॉपिक इन्होंने क्या लिखे है, पहला इन्होंने वही लिखा है डिटर्मिनेसी, ठीक है। अब मैंने बताया डिटर्मिनेसी तो SSC में भी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया। क्या लिखा, बोला तुमको काइनेमेटिक पढ़नी है और स्टैटिक पढ़नी है। भाई तुम क्या बता रहे हो, तुमको ही पता है, लिख के दे दिया तो क्या हुआ। दूसरा इन्होंने क्या लिखा, जो SDM और MDM है ना, उनके बारे में लिख दिया। क्या लिखा, इन्होंने बोला कि आपको 2 डिग्री तक के जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में SDM और MDM और बेटीज थ्योरम और मैक्सवेल थ्योरम 4 नाम लिखे इन्होंने, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आपको पढ़ने हैं और इन्होंने डिग्री दे दी कि इतनी रिडंडेंसी तक आपको पढ़ना है। अब देखो इन्होंने एक और जो नाम है राजस्थान JEE के सिलेबस में लिखा है, और उसके वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो जो चैप्टर है पूरा का पूरा उस नाम से कौन सा है भाई। आपने एक सुना होगा यूनिट लोड मेथड, ठीक है। यूनिट लोड मेथड इन्होंने लिखा है भाई। यूनिट लोड मेथड इतना लिख के इसके बाद में इन्होंने ये भी लिख दिया कि एप्लीकेशन, यूनिट लोड मेथड भी पढ़ना है और इसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं। मतलब ये कहाँ पे यूज होता है, इसका सीधा का सीधा मतलब निकल गया कि आपको ट्रेस पढ़ना है। SSC JEE में और डिप्लोमा में आपको ट्रेस नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको राजस्थान JEE डिग्री वालों को भाई ट्रेस पढ़ना है, ठीक है। और ट्रेस में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको जो 2 मेथड होते हैं, जॉइंट वाला और जो सेक्शन वाला, उन दोनों मेथड को पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। और उसके साथ में एक छोटी सी ट्रिक होती है, आपको क्या है 0 फोर्सेज वाले मेंबर काउंट करने होते हैं, ठीक है। वो 0 फोर्सेज वाले मेंबर की एक ट्रिक होती है और उसके 2 रूल होते हैं, वो दोनों के दोनों रूल पता होने चाहिए। मुझे क्या लगता है ना पर्सनली, आपसे जो 0 फोर्स काउंट कराएगा, ये गेट का तो फेवरेट है, IAS में पूछते हैं, और आपके सिलेबस में लिखा ना तो आपसे ही पूछ लेगा यूनिट लोड मेथड की वजह से। तो ट्रस्ट के अंदर आपको 0 फोर्स वाले जो मेंबर है वो काउंट करना आना चाहिए, ठीक है। निकाल के नहीं, सोल्व करके नहीं, जॉइंट मेथड और डिस्प्लेस वो सेक्शन मेथड लगाना नहीं है आपको, सीधा का सीधा देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन कौन से जो मेंबर है उनके अंदर फोर्स 0 होंगे, ठीक है। तो ये जो 2 रूल होते हैं ना, बस इतना ही पढ़ना आपको। फिर देखो इन्होंने इस ट्रस का नाम तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक नाम लिख दिया यहाँ पे, लेक ऑफ फिट, ठीक है। लेक ऑफ फिट की वजह से डिफ्लेक्शन में क्या फर्क पड़ता है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि यूनिट लोड मेथड की वजह से ये यहाँ ट्रस आ गया और इसकी वजह से यहाँ ट्रस आ गया। इन्होंने बोला कि लेक ऑफ फिट, अगर कोई एक मेंबर है वो जरूरत से ज्यादा लंबा है या फिर जरूरत से छोटा है, ठीक है, इस तरीके की जब कंडीशन आ जाती है, चाहे तो वो फ्रेम में हो चाहे ट्रस में हो, तो आपके पास में जो है फोर्स डेवलप हो जाते हैं और वो फोर्स आपको निकालने आने चाहिए।
इन्होंने जो लिखा ना, इनके बाप को ही पता नहीं होगा जो पेपर बनाएगा, ठीक है। ऐसे किसी टीचर को पेपर पकड़ा देंगे और बोल देंगे ये लो, उसको खुद को ही समझ में नहीं आएगा इसमें क्या पढ़ना है। सही बता रहा हूँ तुमको। लेक ऑफ फिट अगर तुम निकालने लगोगे ना, एक क्वेश्चन कम से कम 3 पेज में सोल्व होता है। ईएएस के अंदर आता है 30 नंबर का क्वेश्चन, ईएएस मेंस में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है लेक ऑफ फिट का, और तुमको ये नाम लिख के दे दिया। अब तुमको मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। अगर खतरनाक दिमाग होना टीचर में तब पूछ सकता, नहीं तो नहीं पूछेगा। एक एग्जाम्पल के साथ में आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मान लो कि ये जो है आपके पास में जो है एक ट्रस है, ठीक है, ये कोई एक ट्रस है और इसके अंदर मान लो ये वाला जो मेंबर है ना वो छोटा है, ठीक है, डेल्टा एल लेंथ से वो छोटा है या फिर डेल्टा एल लेंथ से वो बड़ा है। तो वो आपको क्या कर सकता है ना, अगर ज़्यादा दिमाग हुआ टीचर में, तो इस मेंबर में फोर्स आपको दे देगा और ये डेल्टा एल की वैल्यू दे देगा। आप डेल्टा एल बाई एल अगर कर लोगे यहाँ पे और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछ सकता। डेल्टा एल दे देगा, लेंथ आपकी मेंबर को मिल ही जाएगी, ज्योमेट्री लगा के निकालोगे, और फोर्स की वैल्यू आपको पहले ही दे देगा, ठीक है। तो ये लेक ऑफ फिट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसे ही आपको टेम्परेचर चेंज करके भी पूछ सकता है। टेम्परेचर बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, ठीक है। एल एल्फा टी करके कुछ फॉर्मूला आपने सुना होगा ना, एल एल्फा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर दे देगा, एल्फा की वैल्यू दे देगा, और मेंबर के लेंथ आप ज्योमेट्री से निकाल लोगे। उसी तरीके से आपको लेक ऑफ फिट का भी डिफ्लेक्शन निकला सकता है, ठीक है। वैसे तो पूछेगा नहीं इतनी डेप्थ में, मुझे नहीं लगता है जाएगा जेई लेवल पे, लेकिन फिर भी मैंने तुमको बता दिया कि यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। नाम लिखा है सिलेबस में इसलिए। तो ये बात हो गई भाई आपके पास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की। जो लोग फ्रेशर है ना उनके तो ऊपर से गया होगा पूरा लेक्चर, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लेना भाई, तुमको मैं दूंगा लगभग 50 पेज, ठीक है, 50 पेज दूंगा, वो 50 पेज पढ़ लेना आप, ठीक है। उन सीधे सीधे रटने के से क्वेश्चन होंगे और थोड़ा बहुत समझने के होंगे, बस वो पढ़ लो। आईएएस गेट के जो नोट्स है उनके मारो गोली भाई, सीधी बात बताता हूँ तुमको, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 100 मोटोस की टेंशन खत्म होगी ना, कितनी बड़ी बवाल थी, और मैं बोल रहा हूँ 50 पेज में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।